Hello everyone, this is Shriyam Srivastav and today I am going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is pituitary gland and hypothalamus and it is included in the chapter chemical control and coordination. आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ये दो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आज आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एंड हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होती है और कौन कौन से इनसे हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, ह्यूमन ब्रेन का ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे लिख देती हूँ, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है। जब अगर हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन ब्रेन में तीन पार्ट्स आते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आगे वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो मेन पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन के अंतर्गत पार्ट आता है। फिर आता है मिड ब्रेन और होता है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जब हम डिवीजन करेंगे तो इसमें सेरिब्रम देखने को मिलता है, डायनसेफ्लॉन देखने को मिलता है और ऑल्फैक्टरी लोब देखने को मिलती है। तो जो डायनसेफ्लॉन का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है उसमें तीन पार्ट्स आते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये वही हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात चल रही है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम के नीचे डायनसेफ्लॉन प्रेजेंट होता है और इसी डायनसेफ्लॉन के नीचे जो सोलन एरिया आपको दिख रहा है, सोलन वाला पार्ट दिख रहा है, इस पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। नीचे लोअर पार्ट पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस से और नीचे जब हम जाएंगे तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। हाइपोथैलेमस के एंड पे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। और इसी के बारे में आज हमें पूरी स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। इट इज प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, ई एन होता है, ई एन सी सेफेलॉन। इट इज प्रेजेंट इन बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, जो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ये बहुत सारे, अब इस हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइपोथैलेमस पे बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इस पे आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये देख सकते हैं आप न्यूरॉन्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सिक्रेटरी सेल्स ऐसे न्यूरॉन्स जो जिनमें अब सीक्रेशन का काम भी होने लगा है। मतलब ऐसे जो पहले न्यूरॉन्स थे बट अब वो न्यूरॉन्स सिग्नलिंग का काम ना करके अब वो सीक्रेशन का काम करते हैं, सीक्रेशन का काम करते हैं, उन्हें हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस में ये प्रेजेंट होती है, थैलेमस। अगर हम इसका हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर देखें तो हाइपोथैलेमस में जब हम देखेंगे तो ये हमको देखने को मिल रहे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ये हमारी क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो हार्मोन्स बनाती है उसको रेगुलेट और सिंथेसाइज करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के अंदर हमने इस न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल्स, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा कि न्यूक्लियाई क्या है। न्यूक्लियाई इज अ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, उसको हम मिला के बोलेंगे न्यूक्लियाई। ये सिंथेसिस एंड सीक्रेशन कराएंगे पिट्यूटरी हार्मोन के। और इसमें दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन बनाता है। हाइपोथैलेमस
दो टाइप के हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है। द फर्स्ट वन इज hypothalamic releasing hormone. The first one is releasing hormone. The first one is releasing hormone, and the second one is inhibiting hormone. Inhibiting hormones. रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या हुआ? जैसे कि आप वर्ड से देख पा रहे हैं कि रिलीजिंग का मतलब हुआ जो किसी भी हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करे, स्टिमुलेट द सिंथेसिस, स्टिमुलेट करे कि तुम इस जैसे अगर ये पिट्यूटरी से बोले कि तुम जीएनआरएच एक हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करो, उसको बनाओ, तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये पिट्यूटरी से बोलेगा कि तुम इस हार्मोन को बनाओ। लेकिन अगर ये कहे कि नहीं तुम इस हार्मोन को नहीं बनाओ, तो उसका काम होता है इनहिबिटिंग हार्मोन का। ये क्या करते हैं? इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये करेंगे, इनहिबिट करेंगे सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन से कहेगा तुम इस हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर हम रिलीजिंग हार्मोन में देखें, जैसे कि है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी से बोलता है कि तुम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि आप आरएच से देख सकते हैं कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करो। लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, वो है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि तुम हार्मोन को सीक्रेट मत करो। ये किसी भी, जैसे जो इसको बना रही होगी ग्लैंड, ये उसके पास जाएगा और कहेगा कि तुम इस हार्मोन को मत बनाओ, इस हार्मोन का एक्सेस में प्रोडक्शन हो गया है, या किसी भी कारण से ये कहेगा कि तुम इस हार्मोन को नहीं बनाओ। तो ये इस मेन काम कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इस सबको कंट्रोल करने के लिए कौन बैठा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ, हाइपोथैलेमस regulates wide spectrum regulates wide spectrum of wide spectrum of body functions। हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में सबसे ज्यादा जो लंबा काम करेगा, वाइड स्पेक्ट जो है, वो हमारा हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं। अब हाइपोथैलेमस के से अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की स्ट्रक्चर देखें, ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ये है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी की स्ट्रक्चर देखिए तो हाइपोथैलेमस से एक न्यूरॉन जो लंबा लंबा जा रहा है, इस न्यूरॉन को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। और ये कहाँ पे जा रहा है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जा रहा है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जा रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज कराएगा जो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेंगे। एंड जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है, उसके जो सेल बॉडी या डेंड्रॉन है, वो तो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसके एक्सॉन लंबे होकर उसकी जो लास्ट वाला जो एंड सोलन पार्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे या एंटीरियर पिट्यूटरी पे प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे मेनली प्रेजेंट होता है। और इसी नर्व एंडिंग से, इसमें क्या होंगी? नर्व एंडिंग्स होगी। इसी नर्व एंडिंग से जो हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट किए जाते हैं। इसी नर्व एंडिंग से हॉर्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, अभी हम आगे चल के बात करेंगे कि पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स हैं, बट अगर आप ब्रीफ इंट्रो जाने तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली रेगुलेट करेगा। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को ये डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर पाता। इसके लिए ये बीच में एक हाइपोपोर्टल वेन या हाइपोपोर्टल सिस्टम या वेन प्रेजेंट होती है, जिससे ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को ये रेगुलेट कर पाता है। तो हाइपोपोर्टल वेन या हाइपोपोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, या इसको हम बोल सकते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। द करेक्ट वर्ड इज पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी हेल्प से हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसको रेगुलेट कर पाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पिट्यूटरी, और से पिट्यूटरी से कौन कौन से हमारे हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे बात करते हैं हम पिट्यूटरी।
सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारे कहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशंस कहाँ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है सेला टर्सिका। कहाँ लोकेटेड होती है? सेला टर्सिका। टर्सिका, सेला टर्सिका क्या है? एक कैविटी है। कैविटी है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्फेनॉइड बोन में। स्फेनॉइड बोन में। जब हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्फेनॉइड बोन, लेट मी इरेज दिस, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। उसी सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अगर इसका नेचर देखें कि ये डेवलपमेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल इन नेचर, एक्टोडर्मल इन नेचर। हमारी ह्यूमन बॉडी जो डेवलपमेंट के समय पे 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टोडर्म से मिलकर, एक्टोडर्म के डेवलपमेंट से बनती है। ये हाइपोथैलेमस, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, सपोज करिए ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और ये है इन्फंडिबुलम, एक इस ऐसे स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर से, ये स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर, एंड ये नीचे हमारी आई पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा नीचे लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा नीचे लेते हैं तो ये हमें देखने को मिलेगी एक स्ट्रक्चर। ये मेरा पेन टैप काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे बना लेती हूँ कि अगर मैं इसको ड्रॉ, हाँ, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम ये सपोज करें ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर नीचे जाएगी जिसे हम बोलेंगे इन्फंडिबुलम, और ये पिट्यूटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी ये पिट्यूटरी, एक ये लोब है, एक ये लोब है, और अगर इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर बनाया जाए तो एक ये बड़ा सा लोब जाएगा। ओके, अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या क्या मैंने, ये क्या मैंने बनाया है? अगर हम, ये हमारा क्या है? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जिसके बारे में अभी मैंने आपको पूरा ब्रीफ इंट्रो दिया कि क्या है ये। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करने के लिए जो स्टॉक जाती है उसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। उसको क्या बोलते हैं? इन्फंडिब्यूलम, ब्यूलम, इन्फंडिब्यूलम, इन्फंडिब्यूलम। और ये जो पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी के बीच में ये मैंने बनाया है एंटीरियर लोब। दिस इज एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, LOBE, लोब। दिस इज मिडिल लोब, मिडिल लोब, एंड दिस इज पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। अब इनके नाम होते हैं, पोस्टीरियर लोब को हम बोलते हैं पार्स, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। मिडिल लोब को क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। और एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टेलिस। ये आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि इसके नाम हमें बाद में एनसीईआरटी में याद करने पड़ते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अब जो लोअर टर्मिनल एंड ऑफ इन्फंडिबुलम है, जो लोअर टर्मिनल एंड इन्फंडिबुलम का है, वो बल्जिंग टाइप में होता है,
और ये बल्जिंग टाइप ये बनाता है पार्स पोस्टीरियर लोब या पार्स नर्वोसा। ये किसे बनाता है? पोस्टीरियर लोब या जिसे हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। फिर इसके ऊपर एक जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मिडिल लोब। ये किसको बनाता है? पार्स इंटरमीडिया को बनाता है। और पार्स डिस्टलिस क्या होता है? एंटीरियर लोब। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएं तो मैं आपको बता पाऊं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर हम डिवाइड करें, सपोज करिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के अंतर्गत आता है पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंतर्गत आएगा पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा और इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम। अब क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? पार्स डिस्टलिस, पार्स नर्वोसा, इन्फंडिबुलम, ये सब क्या होता है? तो जो हमारी पिट्यूटरी है उसके पोस्टीरियर पार्ट, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। जो पोस्टीरियर पार्ट है ये है पोस्टीरियर पार्ट, उसको हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। जो इंटरमीडिएट पार्ट है या जो मिडिल पार्ट है उसे हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया। एंड जो एंटीरियर पार्ट है उसे हम बोलेंगे पार्स डिस्टेलिस। तो अगर कहीं पे आपको लिखा मिले एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पार्स डिस्टेलिस की बात हो रही है। कहीं पे हमें लिखे मिले पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब पार्स नर्वोसा की बात हो रही है। और एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब पार्स डिस्टेलिस, एंटीरियर पिट्यूटरी और मिडिल लोब या पार्स इंटरमीडिया, दोनों की बात चल रही है। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। इसका डायग्राम मैंने इसके पहले आपको बताया है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वेन्स आती हैं जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। और एक ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस है एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। तो अब हम बात करेंगे कि हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय hormones secreted by एडिनोहाइपोफाइसिस। की एडिनोहाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है? हाइपोफाइसिस। सबसे पहला हार्मोन जिसके बारे में हमें प्रॉपर पढ़ना है वो है ग्रोथ हार्मोन। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसे हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन। इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसके इफेक्ट दो इफेक्ट्स पे देखने को मिलता है। एक तो ये ग्रोथ पे इफेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में जितनी ग्रोथ हो रही है उसको बनाने का काम मोस्टली ग्रोथ हार्मोन का होता है। और दूसरा ये मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगा, ये मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करता है। तो जो बॉडी की ग्रोथ है उस पर क्या इफेक्ट करता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये इलोंगेशन ऑफ बोन्स कराता है कि हमारी जो बोन्स है उसमें इलोंगेशन का काम जो होता है बोन्स में वो ग्रोथ हार्मोन कराता है, उसमें ग्रोथ होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या, ग्रोथ के साथ क्या है, माइटोसिस को प्रमोट करता है कि ये माइटोसिस को बढ़ाता है। माइटोसिस को बढ़ाएगा जिससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं बहुत ही सारे विसरल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर वगैरह में, ये नंबर ऑफ सेल्स की मात्रा को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? माइटोसिस के थ्रू बढ़ाएगा। ये ग्रोथ ऑफ मसल और कार्टिलेज को भी इंड्यूस करता है या स्टिमुलेट करता है कि मसल और कार्टिलेज की जो ग्रोथ है उसको भी इंड्यूस करेगा। मेटाबॉलिज्म पे ये कैसे इफेक्ट करेगा? मेटाबॉलिज्म में हमें
तीन पार्ट मेनली देखने को मिलते हैं, या तो फैट है हमारी बॉडी में, या तो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन है। तो हमारी बॉडी के जो तीन मेन पार्ट हैं, फैट, कार्ब एंड प्रोटीन, इसको रेगुलेट करने के लिए भी, इसको बढ़ाने के लिए भी ग्रोथ हार्मोन यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है कि जो फैट है, ये फैट के ब्रेकडाउन, या जिसे हम बोलते हैं लिपोलाइसिस, इसको क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस, उसको क्या करता है, बढ़ाता है, हमारी बॉडी में फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। ये जैसे हम प्रेफरेंस में सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारी बॉडी में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले बॉडी कार्ब या जिसे जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है उसको तोड़ती है, उसको पहले यूज करेगी, उससे एनर्जी बनाएगी। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब फिर वो प्रोटीन के पास जाएगी और फिर प्रोटीन को तोड़ेगी और अमाइनो एसिड की एनर्जी को यूज करेगी। फिर इसके बाद वो फैट को यूज करेगी, फैट के जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करेगी और उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे अपने बॉडी के फंक्शंस को काम करेगी। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इन इन प्रेफरेंस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के प्रेफरेंस में फैट का ब्रेक डाउन सबसे पहले कराता है, और इसकी वजह से ये ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक है, इससे ये क्या होगा, लिपोलाइसिस को बढ़ाएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा कि ये अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स, जैसे हमारी सेल, ये सपोज करिए सेल्स है और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, तो ये क्या करेगा कि ये जो सेल्स से हमारी बॉडी में ग्लूकोज जा रही थी उसको जाने से रोक देगा। कहेगा कि तुम सेल्स के पास नहीं जाओ, तुम ब्लड में शुगर लेवल डिफ्यूज फॉर्म में रहने दो। तो ये क्या कर देगा, ब्लड शुगर लेवल इसको बढ़ा देगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा, जैसे हमारी बॉडी, जिससे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो जिससे हमारी बॉडी की जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं डायबिटोजेनिक डायबिटोजेनिक हार्मोन। डायबिटोजेनिक हार्मोन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लूकोज की जो अपटेक ऑफ सेल्स हैं उसको मना कर देगा, कहेगा कि तुम सेल्स मत लो ग्लूकोज, सारी की सारी ग्लूकोज हमारी ब्लड कैपिलरी में पड़ी रहने दो। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायबिटोजेनिक हार्मोन। प्रोटीन का कैसे यूज है, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज कर देगा। ये कहेगा कि तुम जो अमाइनो एसिड का अपटेक है जो सेल्स ले रही है उसको बढ़ा देगा, लीवर और मसल्स की सेल्स हैं, और हेल्प्स करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में ये हार्मोन हेल्प करेगा। अब अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में बन रहे हैं तब तो बढ़िया ही बढ़िया है, बल्ले ही बल्ले हैं। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस बन जाती हैं। अगर इसका एडिक्वेट अमाउंट नहीं है, या तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है या एक्सेसली बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, तो उससे हमारी बॉडी में डिसीजेस बनती हैं। वो डिजीजेस क्या क्या हैं कि ग्रोथ हार्मोन इसके हाइपोसिक्रेशन, मतलब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट या मात्रा बहुत कम है, उससे जो डिसीजन होंगी। और हाइपर सिक्रेशन हाइपोसिक्रेशन से क्या होगी, जैसे कि हम जब बचपन में जो बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, अगर उनमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से ना बने तो उनकी जो इलोंगेशन ऑफ बोन्स की जो मतलब बोन्स है वो अच्छे से इलोंग नहीं हो पाएंगे, बहुत अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे बहुत बोन हमारी बढ़नी चाहिए थी इतनी, बट वो इतनी ना बढ़ के केवल इतनी सी रह जाती है, जिससे क्या होगी, उनमें टॉलनेस कम हो जाएगी। टॉलनेस कम होने से उनमें एक डिसीज बनेगी जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म। जिससे क्या हो जाते हैं, बच्चे बौने रह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्कस में जो क्लाउन्स होते हैं वो बौने रह जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मिजिट्स बोलते हैं। और अगर ये जो डॉर्फिज्म, अगर हम ये हमारा ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी बना रही है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट आ गया और वो पिट्यूटरी हमारे हार्मोन को नहीं बना पा रही है, तो पिट्यूटरी के डिफेक्ट से जो डॉर्फिज्म क्रिएट होगा उसे हम बोलेंगे एटीलियोसिस। उसे हम क्या बोलेंगे, एटीलियोसिस। जो पिट्यूटरी के डिफेक्ट से हुआ, कि जो ड्वार्फिज्म तो हुआ बट वो पिट्यूटरी के डिफेक्ट से हुआ, तो हम उसे बोलेंगे एटीलियोसिस। हाइपर सिक्रेशन में क्या है कि अगर वो ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बनेगा तो क्या होगा कि अगर चाइल्डहुड में ये अब आपको याद रखना है कि ये चाइल्डहुड में, क्योंकि एडल्ट में अलग है, चाइल्डहुड में और एडल्ट में
चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है तो हमारी जो बॉडी की लेग्स और हैंड्स की जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएंगी, हाइट उस पर्सन की बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो जाती है। इस डिजीज को इस इससे जो डिजीज बनती है उसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म या गाइगेंटिज्म, जिस भी तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाए, इससे जो जाइजेंटिज्म। तो जाइजेंटिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी की लेग्स और हैंड्स की जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा लंबी है, उसकी जो टॉलनेस है वो बहुत ज्यादा है, और जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो गई है। इस वजह से जो डिजीज बनेगी उसे हम बोलेंगे जाइजेंटिज्म। और अगर एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट फेज में हो, अगर एडल्ट में हो, स्पेशली अगर वो मिडिल एज में हो, मिडिल एज में हो तो मिडिल एज में हो तो सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है, और एक्सेस लाइक एक्सेस एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स हो जाता है। फेस की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उसका डिसफिगरमेंट हो जाता है। वर्टिबल कॉलम्स की है, फेस की है, फोरलिम्स की है, इन सब की जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से एकदम बेकार हो जाती हैं। तो उससे वजह से जो डिसीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। उसकी वजह से जो डिसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। जिसकी वजह से अगर इसको हम सही टाइम पे ट्रीट नहीं करें तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ भी देखने को मिलती है। ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन। अब हम सेकंड बात करेंगे जिसका नाम है थायरोट्रॉफिक हार्मोन। एक और ना, थायरोट्रॉफिक हार्मोन। द सेकंड वन इज थायरोट्रॉफिक हार्मोन। थायरोट्रॉफिक हार्मोन का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, जैसे कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि इसको सीक्रेट करेगी कौन, थायराइड ग्लैंड। इसको सीक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड, इस हार्मोन को सीक्रेट करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो हाइपोथैलेमस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो पिट्यूटरी पे जा जो थायराइड ग्लैंड पे जाकर एक्ट करेगी और उसको बोलेगी कि तुम थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन को बढ़ाओ, हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन की जरूरत है, थायरॉक्सिन की जरूरत है, तुम इसके प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो ये इसको स्टिमुलेट करेगी, इसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, बढ़ावा देगी कि तुम इस हार्मोन को और बढ़ाओ, इस हार्मोन की हमारी बॉडी में और ज्यादा जरूरत है। टीएसएच सारे स्टेप्स जो हमारे थायराइड हार्मोन में सिंथेसिस में होती है, ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड की, उन सारे स्टेप्स में टीएसएच का यूज होता है। इसको कॉमनली बोल सकते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सीक्रेशन ऑफ टीएसएच वो स्टिमुलेट करेंगे थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से आता है। ठीक है। थर्ड हमें बात करनी है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थर्ड थर्ड वी टॉक अबाउट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या जिसका एक नाम और होता है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपाइन। कॉर्टिकोट्रोपाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये कौन सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करती है हमारी बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से, एड्रीनल कॉर्टेक्स आएगा, उस कॉर्टेक्स पार्ट से एक हार्मोन का सीक्रेशन होगा जो मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या कहेगी, उस एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा ये हार्मोन, और बोलेगा, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के पास जाएगा हार्मोन और कहेगा कि तुम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओ, इसको एक्सलरेट करो, इसको बढ़ाओ। ठीक है। थर्ड आएगा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Next is follicle stimulating hormone. Let me change the pen. Uh, Next one is follicle stimulating stimulating follicle stimulating hormone. इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं FSH हार्मोन। इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि ये केवल फीमेल्स में बनता है, क्योंकि इससे ये फॉलिकल से दिख रहा है हमें बनता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेल्स में भी बनता है और ये फीमेल में भी बनता है, ये मेल बॉडी में भी बनता है,
ये फीमेल बॉडी में बनता है। मेल बॉडी में ये काम क्या करता है, मेल बॉडी में ये स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ, स्पर्म स्पर्म स्पर्मेटो से आप समझ में आ रहा होगा कि स्पर्म की बात हो रही है। जेनेसिस का मतलब होता है टू जनरेट, तो स्पर्म्स को जनरेट करने का या स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करने का काम भी एफएसएच का होता है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग कराता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नॉर्मल फंक्शन कराता है किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो ये वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जब एक एक ग्लैंड्स पढ़ के, जब एक एक ग्लैंड्स बताएंगे तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे, तब आपको एक एक करके सब समझ में आएगा। अभी आप पेशेंस रखिए। सेकंड आता है कि फीमेल में हम बात करते हैं तो फीमेल में ये oogenesis को, जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को, ये फीमेल में oogenesis या ओवम ओवम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है, oogenesis को। और ये क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ये डेवलप कराएगा ग्राफियन फॉलिकल्स को, उसके भी डेवलपमेंट का काम इसका होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ये एक और हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, एक और हार्मोन जिसका नाम हम क्या लेंगे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ये उसको भी इफेक्ट करता है। मतलब एस्ट्रोजन और एफएसएच एक दूसरे के इफेक्ट में काम करते हैं, कि एस्ट्रोजन और एफएसएच एक दूसरे के इफेक्ट में काम करेंगे। मेल में क्या होगा, मेल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऐसे ही एलएच भी काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा एलएच, जिसकी हम बात कर ही लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एलएच। क्या हुआ, ये आया एलएच, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक और जो एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट किया जाता है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको हम बोल सकते हैं एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों पे एक्ट करता है। ये मेल बॉडी में भी एक्ट करेगा, ये फीमेल बॉडी में भी एक्ट करेगा। मेल बॉडी में ये क्या फंक्शन करता है और फीमेल बॉडी में क्या फंक्शन करता है। फीमेल बॉडी में ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस कब होती है, कोई मुझे कमेंट पे लिख के बताएगा कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस कब होती है। फिलहाल मैं बताती हूँ कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है वो ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होके बाहर आता है। तो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस में 14 डे पे जब ये फट के बाहर आ रहा होता है, उस समय एलएच क्या होता है, एलएच की पीक आई होती है, एलएच अपने पीक पे होता है। एलएच के पीक पे होने से क्या होता है कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, और ओव्यूलेशन की प्रोसेस से जब सेकेंडरी ओसाइट फट के बाहर निकल जाएगा तो जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम, बची हुई बॉडी, उसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी एलएच का होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, एल एल यू टी ई यू एम, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, इसको मेंटेन करने का काम एलएच का होता है। एलएच हमारी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है या उसको फॉर्मेशन का काम करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो ह्यूमन फीमेल बॉडी में एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखती है। उसके बाद आपके अंदर उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच है, एलएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम बोलेंगे आईसीएसएच। ये एलएच हमारी फीमेल में क्या काम करेगा, ये फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। इससे क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी ये मेंटेन करने का काम करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन
ये भी प्रोजेस्टेरॉन भी एलएच के इफेक्ट में काम करेगा, मतलब एलएच प्रोजेस्टेरॉन को इफेक्ट कर सकता है। अगर हम मेल में बात करें कि अब मेल में क्या हुआ, ये तो फीमेल की बात हो गई कि फीमेल में एलएच क्या करेगा। अब अगर हम मेल में बात करें तो मेल में इसी हार्मोन को आईसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह हम आईसीएसएच प्रेफर करते हैं, कि हम आईसीएसएच को ज्यादा यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल स्टिशियल टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, या जिसको हम बोलेंगे लेडिक सेल्स, ये उस पर जाकर ऐड करता है और उससे एक हार्मोन का फॉर्मेशन, और उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन उसको जाके ये कहेगा स्टिमुलेट करो, इसकी प्रोसेस को बढ़ाओ। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन हैं, ये सब क्या जाकर करते हैं, किसी एक ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कहेंगे कि तुम इसको और बढ़ाओ, इसके प्रोसेस को स्टिमुलेट करो। तो जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये लेडिक सेल से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन के को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एफएसएच और एलएच दोनों के दोनों एक दूसरे के इफेक्ट में काम करते हैं। एफएसएच एंड एलएच ये कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए इनको सिनर्जेसिक हार्मोन भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सिनर्जेसिक सिनर्जेसिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट में काम करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एक्ट करते हैं। और इनका एक नाम और होता है जिसे बोलते, क्योंकि ये गोनेड्स में मेनली एक्ट करते हैं, इसलिए इसको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो एफएसएच और एलएच होते हैं, ये कब स्टार्ट होते हैं, ये कब रिलीज किए जाते हैं? ये रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये प्यूबर्टी के टाइम पे ये रिलीज किए जाते हैं, और तब हमारी बॉडी में ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस चल रही होती है। और एफएसएच और एलएच ये कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेट्स बाय हाइपोथैलेमस। इन सबको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस इन सबको रेगुलेट करती है। अब अगर आगे आ जाए, ये हो गया एफएसएच और एलएच। एक और हार्मोन जो हमारी एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट करती है, उसका नाम है ल्यूटियोट्रोपिक। लेट मी चेंज द पेन, द नेम क्या है? ल्यूटियोट्रोफिक ल्यूटियोट्रोफिक। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोलैक्टिन। और क्या नाम बोल सकते हैं? और इसको बोल सकते हैं लैक्टोजेनिक। और इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं मेमोट्रोफिन हार्मोन। ये आता है। ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन क्यों है? ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन और लैक्टोजेनिक क्यों है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में लैक्टेशन एक प्रोसेस होती है, लैक्टेशन इसको स्टिमुलेट करता है। लैक्टेशन का मतलब क्या हुआ? लैक्टेशन का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में जो मिल्क फॉर्मेशन का काम है, मिल्क को बनाने का काम है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क फॉर्मेशन का जो काम है, मेमरी ग्लैंड्स में क्या बनती है? हमारे मिल्क बनता है। तो जो मिल्क को फॉर्मेटिंग का काम है, वो लैक्टेशन का काम हुआ, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पीआरएल। ये क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल है ये लैक्टेशन या मिल्क फॉर्मेशन के लिए। कब ये मिल्क फॉर्मेशन कब होता है? पोस्ट पार्टम। ये कब होती है? आफ्टर डिलीवरी। जब चाइल्ड बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उसको मिल्क की जरूरत होती है, तब हमारी बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन या मेमोट्रोफिन हार्मोन। मेमो क्यों? मैमल्स में सीक्रेट किया जाता है। मेमरी ग्लैंड्स एक करेक्टर है मैमल्स का, इसलिए इसको मेमोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। अब इसके बाद एक और आता है जिसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक कौन सा है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कौन सी क्रिएट करता है? ये मिडिल लोब का और नाम क्या था? मिडिल लोब का नाम था पार्स इंटरमीडिया। सीक्रेट तो पार्स इंटरमीडिया करती है, बट हमारी ह्यूमन बॉडी में जो पार्स इंटरमीडिया है और पार्स डिस्टेलिस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है और मिडिल इंटीरियर पिट्यूटरी है और मिडिल लोब है, ये दोनों साथ में मिक्स्ड होते हैं, मतलब उसमें मर्ज्ड होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं? मर्ज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे कि मेलानोसाइट कौन प्रोड्यूस करता है तो वो पार्स इंटरमीडिया प्रोड्यूस करती है, बट अगर ऑप्शन आए तो हम उसमें एडिनोहाइपोफाइसिस भी टिक कर सकते हैं। एमएसएच का और नाम क्या हो सकता है, इसको एक ऑल्सो नोन है, इसको बोलते हैं इंटरमीडियन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडियन। इंटरमीडियन का मतलब क्या हुआ, इंटरमीडियन का मतलब हुआ जो हमारे बॉडी में मेलानोसाइट्स या मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाए। मेलानोसाइट्स को कहे कि तो हमारी बॉडी में मेलानोसाइट को मेलानिन की पिगमेंट को बनाए। मेलानिन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन का काम है, हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन का काम है, वो पिगमेंटेशन का काम है वो मेलानिन करता है। तो मेलानिन को बनाने वाली सेल्स मेलानोसाइट कहलाएं, और मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने का काम जिस हार्मोन का हुआ उसको हम बोलेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, प्रोड्यूस तो सारे वर्टिब्रेट्स में होता है बट मोर इफेक्टिव होता है लोअर वर्टिब्रेट्स में। अच्छा, अब एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या होता है, मेटाक्रोसिस का मतलब हुआ कलर चेंजिंग। कलर चेंजिंग, जो मेलेनिन होता है वो पिगमेंटेशन का काम तो करता है, बट वो ये डिसाइड नहीं करता कि हमारी बॉडी में स्किन का कलर क्या होगा। वो चेंज इन कलर ऑफ स्किन को नहीं डिटरमाइन करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं। तो जो हार्मोन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होगा कि वो उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने जो स्किन के कलर है उसको चेंज कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू आउटर एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है उसके रिस्पॉन्स में वो अपने बॉडी के जो स्किन के कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। यही फिनोमेना हमारा मेटाक्रोसिस कहलाता है। ठीक है, मेटाक्रोसिस किस किस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ये दो जगह पे हमें मेटाक्रोसिस देखने को मिलता है। अब एक और टर्म आता है कि मिलेनिन जो पिगमेंट है, एक आपको नोट ध्यान रखना होगा, जो ये नोट है कि जो मिलेनिन है, मिलेनिन इसके एंटागोनिस्टिक या इसके अपोजिट में काम करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करती है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी ये भी हाइपोथैलेमस की, हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको तब उसमें बताया था कि जो थैलेमस है, थैलेमस के एंड की तरफ एक स्वॉलन पार्ट होता है जहाँ पे पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। पीनियल बॉडी से क्या सीक्रेट होगा, मेलाटोनिन, जो क्या है एंटागोनिस्टिक है या अपोजिट काम करेगा, अपोजिट टू मिलेनिन, अपोजिट टू मिलेनिन काम करेगा। मिलेनिन क्या करेगा कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सेल्स में जो पिगमेंटेशन या मेलानोसाइट सेल्स हैं उसको बॉडी में फैला देगा, मतलब बॉडी में स्कैटर्ड फॉर्म में कर दे, बॉडी में एक ही जगह पे एक ही क्लस्टर के फॉर्म में कर देगा। सारी की सारी सेल्स जो पिगमेंटेशन वाली हैं वो एक ही जगह में प्रेजेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा और ये काम करेगा हमारा मिलेनिन। लेकिन जो मेलानोसाइट है, जो मेलानोसाइट है, just give me 1 minute। मेलानोसाइट है, हम्म, जो मेलानोसाइट है वो स्किन में क्या करेगी, इन्हीं जो मेलाटोनिन है वो इन्हीं मेलानोसाइट को स्कैटर्ड फॉर्म में कर देगा, जिससे हमारी जो बॉडी की कलर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो लाइट हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। तो ये इतना आपको बहुत ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि जो मेलेनिन है वो पिगमेंटेशन को बढ़ाएगा, उससे क्या होगा, पिगमेंटेशन इंक्रीज होगा। लेकिन जो मेलाटोनिन है वो पिगमेंटेशन को कम करेगा। तो अगर जब वो पिगमेंटेशन को बढ़ाएगा तो हमारी बॉडी का कलर डार्क हो जाएगा, और अगर वो पिगमेंटेशन को कम करेगा तो हमारी बॉडी का कलर फेयर हो जाएगा। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये मैंने आपको जो हार्मोन्स बताए ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट हो रहे थे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था इसके पहले वाला, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि जो एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या काम करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंतर्गत दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है पार्स नर्वोसा और एक पार्ट होता है
इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, ये दोनों क्या पार्ट थे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम हाइपोथैलेमस की सपोज करिए कि स्टॉक है, इस स्टॉक हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक जाती है, उसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। ये जाके सबसे पहले खुलती है किसमें? पोस्टीरियर लोब पे, जिसे हम बोलेंगे पार्स नर्वोसा। ये क्या है? पोस्टीरियर लोब है। और इसके बाहर आएगी एंटीरियर लोब। ये है एंटीरियर लोब और ये है पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब पे जो ये पार्ट आया, ये हमारा पोस्टीरियर लोब है, और ये जो स्टॉक आई इसे हम बोलेंगे इनफंडीबुलम। पोस्टीरियर लोब हमारी ये पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का 1/4 पार्ट होती है, मतलब एक चौथाई हिस्सा बनाती है, बहुत कम पार्ट में प्रेजेंट होती है। और ये बिल्कुल नर्वस टिश्यू की जैसी होती है। ये किसकी जैसी होती है? नर्वस टिश्यू की जैसे। इसके नीचे मैं लिख सकती हूँ कि ये जस्ट लाइक नर्वस टिश्यू। क्यों नर्वस टिश्यू की जैसे क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यू क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स, क्योंकि इसके टर्मिनल एंड्स पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, उसके टर्मिनल एंड्स पे जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो स्वोलन हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं, और वो फूल कर एक नीचे बॉडीज का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं हेरिंग बॉडी। इसका स्ट्रक्चर मैं प्रॉपर बनाती हूँ। तो अगर मैंने ये बनाया, ये हाइपोथैलेमस बनाया, ये हाइपोथैलेमस स्टॉक गई जिसे हम बोलेंगे इनफंडीबुलम। ये इनफंडीबुलम से नीचे ऐसे इसको स्वॉलन पार्ट बना दो। ये मैंने जूम कर दिया आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ये आया हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये आई पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये जो हमारे सेल्स हैं, ये है हमारे न्यूरॉन्स। ये हमारे क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की क्या है? ये सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से गया ये एक्सॉन, इधर की सेल बॉडी से गया ये एक्सॉन, और इसके एंड पर क्या होंगे? ये एंड पर जाके स्वोलन हो जाएंगे, और स्वोलन होके ये एंड पर ऐसे स्वोलन हो जाएंगे, और स्वोलन होके इसके अंदर एक जो सिक्रीशन सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगी। उन सिक्रीशन सेल्स को हम बोलेंगे हेरिंग बॉडीज। सिक्रीशन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? हेरिंग बॉडीज। दिस सेल्स आर कॉल्ड एज हेरिंग हेरिंग बॉडीज। हेरिंग बॉडीज क्या होती हैं कि जो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के, वो स्वोलन हो जाते हैं, और वो स्वोलन एंड्स को हम हेरिंग बॉडीज कहते हैं। अब हॉर्मोन्स किस में बनते हैं? ये रिलीज किए जाते हैं इन्हीं बॉडीज के अंदर। हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड, हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन्हीं सेल्स के, इन्हीं बॉडीज के अंदर से हॉर्मोन्स को रिलीज किया जाता है। अब जो हेरिंग बॉडीज है उसकी जस्ट नीचे की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो कुछ लार्ज ब्रांच्ड और फैटी न्यूरोग्लियर सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक्सॉन टर्मिनल्स के बीच में। उसे हम बोलेंगे पिट्यूसाइड्स। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये लार्ज और फैटी न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या है? ये है न्यूरोग्लियल सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोग्लियल सेल्स, और इसका नाम है पिट्यूसाइड्स। पिट्यूसाइड्स। ये कहाँ प्रेजेंट? पिट्यूसाइड्स में से आप पिट्यू से याद रखो, पिट्यूटरी। तो पिट्यूसाइड्स कहाँ बनती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बनती हैं। ये क्या होती हैं? लार्ज ब्रांच और फैटी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, जो एक्सॉन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, अब एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को कभी भी सिंथेसाइज करने का काम, सिंथेसाइज करने का काम नहीं करती है। वो हॉर्मोन्स को हमेशा स्टोर करेगी और रिलीज करने का काम करेगी। स्टोर या रिलीज, स्टोर एंड रिलीज का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है। कभी वो सिंथेसाइज नहीं करेगी। जैसे इसके पहले हम एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ रहे थे, उसमें जो जीएनआरएच था, एसीटीएच था, या एलएच था, एफएसएच था, वो सारे क्या है? वो उधर से स्टिमुलेट, वो खुद बना रही थी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड वो खुद बना रही थी, और फिर वो रिलीज कर रही थी। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसा नहीं करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहती है कि हम नवाब साहब हैं, हम ना खुद सिंथेसाइज करेंगे कोई हार्मोन, हमें सब बना बनाया ला के दे दो, हम उठा के किसी दूसरे को दे देंगे।
तो वो सिंथेसाइज करने का काम नहीं करेगी, वो स्टोर करने का काम करेगी, रिलीज करने का काम करेगी। इसलिए ये डायरेक्ट, इसके पहले हमने आपको बताया था ना, ये डायरेक्ट रेगुलेशन में रहती है, डायरेक्ट रेगुलेशन में रहती है हाइपोफाइसिस टू हाइपोथैलेमस के, इसलिए हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में रहती है। लेकिन जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं रहती है। अब इससे जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो मेनली हॉर्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन है हमारा ADH, या हम इसको बोल सकते हैं वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन। इसका मतलब क्या हुआ, ADH का मतलब हुआ एंटी या एंटाई डाईयूरेटिक हार्मोन, डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटाई डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, किडनी में की जो यूनिट होती है नेफ्रॉन, जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये है बाउमेन कैप्सूल, ये आया और ये आया PCT, पिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये आया हेनलेस लूप, और यहाँ से ये गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये जाके मेनली कलेक्टिंग डक्ट में या में जाके मिल जाती है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट या CT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT है, या PCT है, इन सब से जो वाटर को बाहर निकालने का काम है, वो ये सब, इस सब में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती है कि इन सब में से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसे बढ़ा देती है। इसमें क्या करती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, पानी को यूरिन से ज्यादा बाहर नहीं जाने देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देती है, एंटी डायरेटिक क्यों, ये रिड्यूस कर देगी रिड्यूस लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन, थ्रू यूरिन रिड्यूस करेगी जो यूरिन को। इसलिए इसको और ये प्रोसेस क्या है, रिड्यूसिंग और लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन, ये प्रोसेस होती है डाईयूरेसिस, मतलब लॉस ऑफ यूरिन, लॉस ऑफ H2O थ्रू यूरिन, ये प्रोसेस है डाईयूरेसिस। यूरेसिस मतलब यूरिन का निकलना, डाईयूरेसिस मतलब उससे H2O का बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल जाना, तो उसको रोकती है कि पानी को बहुत ज्यादा जाने नहीं देती है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी चला जाएगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होने देती है। वो क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो H2O की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। इसलिए इसको एंटाई डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और इसकी वजह से एक डिसीज होती है, अगर ADH हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में नहीं बन रहा है, तो हमारे यूरिन से जो लॉस ऑफ H2 है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगा। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हाइपोसीक्रेशन ऑफ ADH, हाइपोसीक्रेशन, हाइपो का मतलब कम अमाउंट में बनना है, हाइपोसीक्रेशन ऑफ ADH, हाइपोसीक्रेशन ऑफ ADH, हाइपो का मतलब हमारे बॉडी में ADH स्मॉल अमाउंट में बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक डिसीज कॉज होगी, उसका नाम है डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिप्यूडस, डायबिटीज इंसिप्यूडस, या जिसको हम बोल सकते हैं वाटर ड्रिंकर डिसीज, को क्या बोलते हैं, वाटर ड्रिंकर डिसीज, वाटर ड्रिंकर डिसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी में ADH की सिक्रेशन या ADH बहुत कम मात्रा में होगा, तो उससे हमारी डायूरेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके एंटागोनिस्टिक जो काम करना होगा वो खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से इसके सिम्टम्स क्या क्या हमें याद रखना है कि इसकी वजह से पॉली यूरिया होता है, इसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन बाहर निकलेगी, पानी कोई ऑब्जॉर्ब कर नहीं पा रही है तो क्या होगा, डाइलेटेड यूरिन निकलेगी। इसकी वजह से होगा डिहाइड्रेशन, हमें देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। इसकी वजह से एक्सेसिव मात्रा में थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, उसको एक वर्ड दिया जाता है, उसको एक टर्म है जिसे हम बोलेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। और ये इसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, या जिसे हम बोलेंगे हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ये हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में ADH का प्रोडक्शन एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, बहुत कम अमाउंट में होगा तो एक डिसीज का फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का और नाम क्या है, वाटर ड्रिंकर डिसीज। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, इससे हमारी बॉडी में पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन देखने को मिलेगी,
डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सारा का सारा पानी बाहर चला जाएगा तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ही ज्यादा प्यास लगेगी। जब बॉडी में पानी कम है तो प्यास ज्यादा ज्यादा लगेगी और इसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा जिससे हमें हाइपोटेंशन हो सकता है। तो हमारी बॉडी में एडीएच एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। एडीएच कम कैसे हो जाता है, उसका एक रीजन होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉफी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में टी ले रहे हैं, या एक्सेसिव अमाउंट में हम अल्कोहल ले रहे हैं, एक्सेस अल्कोहल की वजह से हमारी बॉडी में एडीएच की जो कंसेंट्रेशन है, एडीएच की जो सीक्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों को एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, एक्सेस किसी भी चीज की बेकार होती है। सेकेंड हार्मोन हमें पढ़ना है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। द नेक्स्ट हार्मोन वी गोना रीड इज ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन क्या होता है कि ये मेन पार्चुरेशन, ये दो, इसके दो मेन फंक्शन हमको पढ़ने हैं। एक तो ये है कि ये पार्चुरेशन में मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल स्पाज्म या मसल कॉन्ट्रेक्शन करेगा। मसल कॉन मसल कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। मसल कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि पार्चुरेशन, सबसे पहले तो समझते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को बोलेंगे चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो डिलीवरी के समय में जो हमारी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें बहुत, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसमें बहुत ही स्ट्राइटेड, बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो पाती है। या उसको हम और बोल सकते हैं एक नाम, लेबर पेन होते हैं, लेबर पेन होते हैं। तो उसको इंड्यूस करने का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। ये जो हमारी बॉडी की नॉन स्ट्रैटेड मसल्स है यूट्राइन वॉल की, उसको लास्ट मोमेंट पे प्रेगनेंसी के उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम करेगा जिससे लेबर पेन स्टार्ट होंगे, और उसमें सबसे मेन फंक्शन ऑक्सीटोसिन का होता है। एक फंक्शन तो उसका ऑक्सीटोसिन हो गया। दूसरा फंक्शन होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर में, मदर की मेमोरी, जब ये बच्चे का जन्म हो गया तो जो मदर की मेमोरी ग्लैंड है, मदर की जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी जो एल्वेलाई है, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी एल्वेलाई, मेमोरी एल्वेलाई में कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो मिल्क फॉर्म्ड है पहले से, उस वो बाहर आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन। सिर्फ जिससे क्या होगा, जो मिल्क है वो बाहर आएगा, जिसे हम बोलेंगे मिल्क इजेक्शन। इसीलिए इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला जाता है। आपको याद रखना होगा कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन में। ये है, अगर आप नीचे लेते जाएं तो मिल्क इजेक्शन का काम किसका होता है, मिल्क इजेक्शन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। लेकिन अगर आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है, मिल्क प्रोडक्शन। नीचे अभी मैंने इसके पहले लेक्चर्स में बताया कि मिल्क प्रोडक्शन का काम किसका होता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है। मैंने आपको बताया है, उसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और जो हम मेरा और जो ऑक्सीटोसिन है उसका फंक्शन, और ऑक्सीटोसिन इसका एक फंक्शन क्या होता है कि जो फीमेल्स है, ये उसमें फीमेल्स में थॉट्स को इमोशंस को, थॉट्स है, इमोशंस हैं, जैसे कि जब बच्चा रोने लगता है तो उसी समय हमारी जो मदर को कैसे पता चलता है कि उसी समय मिल्क को इजेक्ट करना है, तो ये क्योंकि हम फीमेल की बॉडी में थॉट्स को, इमोशन को कंट्रोल करता है, उससे रिलेटेड होता है, इसलिए हमारी मदर की बॉडी को पता चल जाता है, लैक्टेटिंग मदर को पता चल जाता है कि अब हमें मिल्क लेट डाउन करने की जरूरत है। तभी उनकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन मेन, इन पूरे ऑक्सीटोसिन में मेन बात क्या याद रखने वाली है कि ये स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, ये स्मूथ मसल्स पर ऑफ बॉडी पर एक्ट करता है, और ये उसकी ये स्टिमुलेट करेगा उनके कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेगा। और फीमेल्स में ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और ये मिल्क इंजेक्शन कराएगा मेमोरी ग्लैंड की। आज ये मैंने आपको प्रॉपर पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके कितने पार्ट्स हैं, ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर इस पूरे टॉपिक्स में आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो
तो आप मुझे बताइए, और मेरे से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए, मैं आपके वो डाउट्स को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।